I don't regard what I do as the most important thing in the world at all, but it's right for me. I mean, I happen to be wired in a certain way that what I do works. When I want to do something, I always want to do it big. I never worry about what other people are thinking about you. You know, just if you know why you're doing what you're doing, that's good enough. वॉरेन बफेट दुनिया के रिचेस्ट मैन और सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। इन्होंने 31 साल की उम्र में जीरो बैंक बैलेंस से $1 मिलियन का सफर कैसे तय किया। आज यूट्यूब पर इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस की फील्ड पर जितने भी वीडियोस हैं वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में बफेट के मोस्ट रीसेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में ही बात करते हैं। उनके अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपको भी वही इन्वेस्टमेंट करनी है। राइट? रॉन्ग। आज वॉरेन बफेट अपने बर्कशायर हैथवे में अरबों डॉलर की कंपनीज के पोर्टफोलियोज को मैनेज कर रहे हैं, पर वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? तो आज आप उनकी लाइफ के इवेंट को और इन सभी इवेंट्स के होने के रीजंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई कुछ बातों को भी समझेंगे जो बफेट को एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाने में हेल्पफुल रही। बफेट द ग्राइंडर। हमारी कहानी शुरू होती है 1936 में, जब वॉरेन बफेट महज 6 साल के थे। वॉरेन को ये वेल्थ सिल्वर प्लेट में सजाकर नहीं दी गई थी। हालांकि बफेट के पास 2 ग्रेट रोल मॉडल्स थे, पहले उनके फादर हावर्ड और दूसरे उनके ग्रैंडफादर अर्नेस्ट, लेकिन पैसा उन्हें खुद ही कमाना पड़ा। 6 साल के बफेट को घर घर च्युइंगम बेचकर अपना पहला सेंट कमाना पड़ा था। उन्होंने ये च्युइंगम के पैकेट्स अपने ग्रैंडफादर की ग्रोसरी स्टोर से खरीदे थे और हर पैकेट के बिकने पर बफेट ने 2 सेंट का प्रॉफिट कमाया। 6 साल के बफेट ने खुद से कहा, मेरा पहला मिलियन बनाने के लिए अब मुझे केवल 50 मिलियन पैकेट्स को और बेचना है। ना, ये काम नहीं करेगा, ऐसा तो मेरा पूरा जीवन ही खत्म हो जाएगा। फिर इस छोटे से दिमाग में एक और हाई मार्जिन का आइडिया आता है और वो था कोका कोला। उसने खुद से कहा, व्हाई नॉट आई ट्राई सेलिंग कोक डोर टू डोर। तो उसने 20 सेंट देकर 6 कोका कोला का एक कैरेट खरीदा और जिसे अब वो 25 सेंट में बेचने वाला था। एज अ यंग बॉय एक बार फिर उसने खुद से कहा, ना, ये आइडिया भी काम नहीं करेगा, 25 सेंट, ऐसा तो मेरा आधा जीवन खत्म हो जाएगा। बफेट ने खुद से गुस्से में कहा, अगर वो 35 साल की उम्र में कम से कम $1 मिलियन का फॉर्चून नहीं बना सका तो वो ओमाहा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देगा। थैंक गॉड, हम लकी है उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। इवेंचुअली उन्होंने च्युइंगम और कोका कोला के अलावा पैसे कमाने का एक दूसरा तरीका खोज लिया था। बफेट द डिटेक्टिव। बफेट एक क्यूरियस बच्चा था और जस्ट लाइक अ ग्रेट इन्वेस्टर डज, वो हर जगह पैसा कमाने का तरीका ढूंढता रहता था। इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल वो है जब वो अचानक से कोल्ड ड्रिंक कैप्स को कलेक्ट करने लग गया था और वो अनजाने में ही अपने टाउन का एक बिगेस्ट कैप्स कलेक्टर बन गया था। और वो इन बॉटल की कैप्स को बस इसीलिए कलेक्ट कर रहा था ताकि वो किसी तरह से जान पाए कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक ओमाहा में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। वेल, च्युइंगम के बाद वो जो चीज बेच रहा था उसे देखकर मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद इस डिटेक्टिव की पॉपुलर ड्रिंक कोका कोला ही थी। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो है जब वो अपने होम टाउन ओमाहा की सबसे बिजीएस्ट रोड पर अपने एक दोस्त के साथ बैठा करता था और वो वहां पर बैठकर आने जाने वाली सभी कार्स के लाइसेंस प्लेट के नंबर को नोट किया करता था। और उस समय ये रोड डगलस कंट्री बैंक की तरफ जाने वाली एकमात्र सड़क थी। और कहा करता था कि अगर फ्यूचर में कभी भी ये बैंक लूटा गया तो पुलिस को इस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी कि कौन कौन सी गाड़ियां यहां से निकली थी और हम दोनों ही वो इंसान होंगे जिसके पास ये इंफॉर्मेशन होगी। ये छोटे से वॉरेन का नादान सा स्टेप था बड़े मार्केट पर कब्जा करने के लिए। बफेट द मैथ विज। वॉरेन बफेट को नंबर्स बहुत पसंद थे। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें बचपन में कहीं से एक हिस्टोरिकल कंपोजर्स का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड मिल गया था और इस रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन से ये छोटा सा बफेट ये डिटरमिन करने की कोशिश करता था कि ये रिकॉर्ड रिलीजियस होने के लायक है या नहीं। अब आप बोलोगे कैसे? वेल, उसने इस रिकॉर्ड की सभी कंपोजर्स की लाइफ स्पैन को एक दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर दिया। बेचारे बफेट की गणित ने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी भी कंपोजर्स को जीसस ने लंबी जिंदगी से रिवॉर्ड नहीं किया था। छोटे बफेट का अधिकांश समय ओमाहा की बेंसन लाइब्रेरी में एक किताबी कीड़े की तरह बीत रहा था। इस लाइब्रेरी में उसके हाथ में जो भी लगता वो सब पढ़ लेता और ऐसे ही एक दिन उसे एक बुक मिली जो बुक उसे उस समय काफी यूजफुल लगी। वो बुक थी 1000 ways to make $1000। इस ग्रेट मैथमेटिशियन ने 1000 को तुरंत 1000 से गुणा किया और ये रियलाइज किया कि बुक उसे एक मिलियनर बना सकती है। बफेट खुशी से कूदने लगा। उसने कहा,
अब इस बुक के अलावा उसे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए और अब वो इस बुक से अपना पहला $1 मिलियन कमाने का सपना पूरा कर सकता है। और अब शायद उसे घर घर जाकर 50 मिलियन पैकेट्स के च्युइंगम नहीं बेचने पड़ेंगे। वॉरेन बफेट को इस बुक ने एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। तो वो मैसेज था, नेवर बिफोर हैड द टाइम्स बीन सो फेवरेबल फॉर समवन विद लिटिल कैपिटल टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, बट यू कैन नॉट सक्सीड अंटिल यू स्टार्ट, यू मस्ट स्टार्ट टुडे। बाय द वे, ये जो बुक थी ये पहली बार 1936 में पब्लिश की गई थी और उस समय कम पैसों में एक बिजनेस शुरू करना आज से ज्यादा आसान था। बट एनीवे, जैसा कि इस बुक में लिखा था, यू कैन नॉट सक्सीड अंटिल यू स्टार्ट। तो अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जब बफेट ने शेयर मार्केट में अपना पहला कदम रखने का फैसला किया। बफेट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक्स टू हिज रेंटलेस एफर्ट्स 11 साल के बफेट ने अब तक लगभग $120 सेव कर लिए थे। इससे पहले कि आप इस अमाउंट का मजाक बनाए, आपको ये जानना जरूरी है, ड्यू टू इन्फ्लेशन 1941 में ये जो $120 थे वो आज के $2125 के बराबर है। यानी अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये होते हैं 1,75,667 हिंदुस्तानी रुपया। That's pretty damn impressive amount for someone who is just 11 years old. बफेट पहले ही इस पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ चुका था और अब वो बस भीड़ से आगे निकलने के लिए बेताब था। ये छोटा सा बफेट जानता था कि अगर एक बार पैसों की स्नोबॉल लुढ़कना शुरू करेगी ना तो कोई भी इस बॉल को रोक नहीं पाएगा। बफेट ने शेयर मार्केट जाकर अपने पहले कुछ शेयर खरीदे। उसने एक कंपनी जिसको सिटी सर्विसेज कहा जाता था उसके $114.75 में 3 शेयर खरीदे। सैडली इन शेयर की वैल्यू तुरंत गिरना शुरू हो गई। वॉरेन ने ना केवल अपनी हार्ड एंड मनी का सारा पैसा इन शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया था, बल्कि उसने अपनी बड़ी बहन डोरिस को भी अपने साथ इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया था। और ये डोरिस हर दिन स्कूल में बफेट को पकड़ लेती थी और उसे याद दिलाती थी कि उसके शेयर की वैल्यूज दिन पे दिन गिर रही है। बफेट को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो इंतजार करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। और काफी वेट करने के बाद अचानक एक दिन एक ऐसा टाइम आया जब बफेट के शेयर्स पर उसे $5 का प्रॉफिट मिल रहा था, जिसको अब वो अपनी बहन के साथ खुशी खुशी शेयर कर सकता था। तो उसने बिना सोचे अपने तीनों शेयर्स को बेच दिया। उसने खुद से कहा, व्हाट अ रिलीफ, और परहैप्स नॉट सो। सरप्राइजिंगली सिटी सर्विसेज के इन शेयरों की वैल्यू रातों रात $202 पार कर गई, जिसे देखकर बफेट एक बार फिर काफी निराश हो गया। लेकिन बफेट ने इस एक्सपीरियंस से 2 वैल्यूएबल लेसन सीखे। पहला, डू नॉट फिक्सेट ऑन व्हाट प्राइस यू पेड, और सेकेंडली, डू नॉट रश टू ग्रैब अ स्मॉल प्रॉफिट। बफेट को अपने पहले 120 जमा करने में 5 साल लग गए थे और उसे बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि वो $492 का प्रॉफिट इजीली बना सकता था। बफेट्स मोटिवेशन। हार्वर्ड बफेट वॉरेन के फादर थे और वॉशिंगटन में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कांग्रेसमैन के तौर पर इलेक्ट किए गए थे। इसीलिए बफेट की फैमिली को 1943 में ओमाहा को छोड़कर वॉशिंगटन जाना पड़ा। वॉरेन का यहाँ पर मन बिल्कुल नहीं लगता था और उसे अपने दादा अर्नेस्ट के साथ रहने की इच्छा थी और इसीलिए उसने ओमाहा वापस जाने की रिक्वेस्ट अपने फादर से की। सरप्राइजिंगली हिज विश वाज ग्रांटेड और ओमाहा आने के बाद बफेट ने अपने दादा की ग्रोसरी स्टोर पर काम करना शुरू कर दिया। बफेट ने बाद में इस एक्सपीरियंस के बारे में एक इंटरव्यू में कहा था, I may have been the lowest paid person to ever work in a grocery business. I did not learn anything there except that I didn't like hard work. वॉरेन के ग्रैंडफादर अर्नेस्ट एक हंसमुख और दिलखुश इंसान थे। एक ग्रोसरी स्टोर चलाने के अलावा अर्नेस्ट एक ऑथर भी थे, या फिर ये कह सकते हैं वो एक ऑथर बनना चाहते थे और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिन्हें उन्होंने एक नाम दिया था। वो नाम था हाउ टू रन अ ग्रोसरी स्टोर, अ फ्यू थिंग्स आई लर्न अबाउट फैशन। इंटरेस्टिंग टाइटल। लकीली वॉरेन के फादर, जो कि एक कांग्रेसमैन होने के साथ साथ एक स्टॉक ब्रोकर भी थे, उनका वॉरेन पर अर्नेस्ट से ज्यादा इन्फ्लुएंस था। बफेट द न्यूज़पेपर बॉय। ओमाहा शहर के साथ बफेट का रीयूनियन लंबे समय तक नहीं चल सका। एज इन लेट 1943 उन्हें वॉशिंगटन में अपने परिवार के पास वापस बुला लिया गया। ऑल्दो ही स्टिल डिडंट लाइक इट देयर, बट ही लाइक्ड टू अर्न मनी, और इसीलिए बफेट ने न्यूज़पेपर बांटने शुरू कर दिए और एक बार फिर बफेट ने भीड़ से आगे निकलने का अपना डिटर्मिनेशन दिखाया। बाय द एंड ऑफ 1944, 14 साल की उम्र में ही वॉज द प्राउड ओनर ऑफ $1,000। और अब आप जहां कैलकुलेशन करो, इससे अच्छा मैं आपको बता देता हूं $14,795 आज के टाइम पे, और इंडियन करेंसी में तकरीबन 12,20,974 रुपए। इस साल बफेट ने अपना पहला टैक्स रिटर्न भी फाइल किया। बफेट अब तेजी से एक मोमेंटम गेन कर रहा था
और जुलाई 1944 में सिर्फ न्यूज़पेपर बेचकर वो $42 पर मंथ कमा रहा था और अगले 4 महीनों के बाद ये इनकम $86 पर मंथ हो गई। बफेट ने इस कमाई से नई साइकिल ली और एक रिस्ट वॉच भी खरीदी और इन एक्सपेंसेस को काटने के बाद उस साल टोटल $60 का टैक्स रिटर्न उसने पे किया। 16 साल की उम्र तक वो अपने न्यूज़पेपर वाले रूट से तकरीबन $175 पर मंथ कमा रहा था। टू पुट दैट नंबर इन योर पर्सपेक्टिव, 1946 के यूएसए में एक 33 साल का एक एवरेज इंजीनियर लगभग $392 एवरी सिंगल मंथ कमाता था और 16 साल का बफेट उस समय $175 पर मंथ कमा रहा था। और बफेट इतना पैसा हालांकि इसीलिए कमा पा रहा था क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज कर रहा था और न्यूज़पेपर बेच रहा था और वो स्कूल ना के बराबर जा रहा था। बफेट द बॉडी बिल्डर, जिसने भी कहा है एकदम सही कहा है। आपको लाइफ में सब कुछ नहीं मिल सकता है। क्लियरली बफेट के वॉलेट में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बफेट के गर्ल्स डिपार्टमेंट में थोड़ी सी हड़ताल थी और उन्होंने भी वही किया जो एक सिंगल लड़का ऐसे में सोचता है। बॉब हॉफमैन की बेस्ट सेलिंग मैगजीन स्ट्रेंथ एंड हेल्थ से इंस्पायर होकर बफेट ने कुछ डंबल्स और बारबेल्स को खरीद लिया और अपने फैमिली बेसमेंट को एक जिम में कन्वर्ट कर दिया। सैडली यहां पर भी बफेट की दाल नहीं गली और ये हड़ताल जारी रही। उन्होंने इस पर एक इंटरव्यू में कहा था, नो मैटर हाउ मेनी गर्ल्स ही डिड, हिज आर्म डिड नॉट बिकम मच लार्जर। बफेट द फार्म ओनर, एक साल में अपना पैसा दुगना करने के बाद अब 17 साल का बफेट $2000 का मालिक बन चुका था। अब बफेट ने नेब्रास्का में $1200 में एक 40 एकड़ का फार्म खरीदने का फैसला किया। इन अदर वर्ड्स, उसने अपनी नेटवर्थ का 60% इस फार्म को खरीदने में स्पेंड कर दिया, which is quite a bold move for someone who is just 17 years old। और हालांकि इस फार्म से उन्हें अब छोटी मोटी कमाई भी हो रही थी, पर इतनी छोटी कमाई से आप उस समय ज्यादा खास कुछ कर नहीं सकते थे। तो बफेट ने वहां काम करने वाले टेनेंट फार्मर्स के साथ में फार्म का प्रॉफिट शेयर करना शुरू कर दिया। अपने ग्रोसरी स्टोर के दिनों को याद करते हुए बफेट ने एक बार खुद से कहा कि मेरा ये फार्म खरीदने का फैसला अच्छा डिसीजन था। माना यहाँ कमाई ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन मजे की बात तो ये है कि मुझे यहाँ किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ता है। 5 साल के बाद वारन ने 1950 में इस फार्म को दुगनी कीमत पर बेच दिया और इन 5 सालों में उन्होंने इस फार्म से जो प्रॉफिट बनाया था वो अलग। इंप्रेसिव है ना।